Shall I start, guys? आइए। ओके, चलो, दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको करना था, मैं देखता हूँ आपने क्या किया। एक है दिल्ली का जिसने परचेस किया 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ 2 लाख रुपए में, जिसमें से 5,000 मीटर वेयर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाया ऑफ आगरा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज, यहाँ पे छपा नहीं है, देयर हैज टू बी समथिंग। तो ये किया कैसे आपने? किया ही नहीं, हो ही नहीं सकता ये तो। कोई मुझे पेज नंबर बताओ। 30 चाहिए, ओके, इसको 30 पर मीटर। एक बार पेज नंबर भी बता देना, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 30 चाहिए कि 32 चाहिए? अच्छा, पेज नंबर 230। तो ये आ गया, मैं पेज नंबर 232 पे, 30 पर मीटर चाहिए वहां पे। अब हमने खरीदा क्या रेट से, कैलकुलेटर उठाओ। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करो। क्या रेट से खरीदा हमने? 20 रुपीज पर मीटर से। उसमें से भेजा कंसाइनमेंट पे इनवॉइस वैल्यू क्या रेट से, 30 रुपीज पर मीटर से। तो लोडिंग कितनी है 1 मीटर पे? 10 रुपया। हाँ, ये बात समझ में आ गई। चलो, एक ने साथ ही साथ 5,000 भी पेड किए फ्रेट पे और 500 रुपए भी पे किए पैकेजिंग पे। ये फ्रेट और पैकेजिंग दोनों ही माल को भेजने का खर्चा था जो उसमें ऐड हो जाएगा। वाई ने उसमें से सोल्ड किया 4,000 मीटर एट 40 पर मीटर, और बाद में उसने इंकर्ड किए 2,000 रुपए फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, बराबर है ना? ये भले ही आपके एक्सपेंस का पार्ट होगा, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक बच जाए तो उसके कॉस्ट का पार्ट नहीं है। वाई को मिलेगा कमीशन एट 5% ऑन टोटल सेल प्रोसीड पर फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 30 पर मीटर। ये भी कर लेंगे। 3,000 मीटर वेयर सोल्ड एट दिल्ली फॉर 30 पर मीटर लेस रुपीज 3,000 फॉर एक्सपेंसेस कमीशन। तो उसके दो बिजनेस है, एक तो रेगुलर बिजनेस भी है और कंसाइनमेंट बिजनेस भी है। Owing to fall in a market price, the stock of cloth in hand to be reduced by कितना परसेंट? 10%। तो जो माल बच गया इन हैंड में उसकी कीमत उसको 10% कम लगानी है। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ऑफ बुक्स एंड अकाउंट इन ऑफ क्या, वाई। आइए करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जर्नल एंट्रीज लिख देता हूँ, आप अकाउंट बना लेना। जर्नल के साथ साथ मैं आपको वर्किंग भी लिखा दूंगा। तो आप एक काम करो, मेरे साथ साथ ना आप भी जर्नल एंट्रीज ही लिखो, और अकाउंट बनाना आपके लिए होमवर्क रहेगा। जर्नल अगर है तो अकाउंट तो आसानी से बन जाएंगे। तो लिखो यहाँ पे। हाँ, तो होमवर्क थे तो क्वेश्चन ही पूरा प्रिंट नहीं हुआ था, तो मैं करके देता हूँ, क्या दिक्कत। चलो बना लो। सबसे पहले हम हमारे दिल्ली के बिजनेस के लिए, हमारी रेगुलर बिजनेस में, दर्शन, दर्शन थोड़ा जल्दी आया करो बेटा, इतना लेट आओगे ना तो अगली बार से मैं ऐड नहीं करूंगा क्लास में। तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट, नाम देंगे इसको, इसको वर्किंग नोट 1, और यहाँ लिखेंगे हम जर्नल एंट्रीज। आइए, पहली जर्नल एंट्री, हम 10,000 मीटर कपड़ा खरीदते हैं 2 लाख में, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे पता है? परचेस अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये मेरे रेगुलर बिजनेस का एक्सपेंसेस है। कितना रुपया? 2 लाख रुपया। टू क्रेडिटर्स अकाउंट या बैंक अकाउंट, आई एम नॉट श्योर कैश में खरीदा या बैंक से। टू क्रेडिटर्स ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो ये मैंने खरीदा 2 लाख रुपए का माल मेरे शॉप के लिए। नरेशन में लिखूंगा बिग 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ्स परचेस्ड। ये हो गया। दूसरा, अब इसमें से 5,000 मीटर क्लोथ मुझे भेजना है कंसाइनमेंट बेसिस पे। एंट्री बताओ बेटा।
यस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें मेरे को वैल्यूएशन करना पड़ेगा 5000 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹30। इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेज रहा हूँ। कितना होता है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 30? कितना होता है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बोलो, ये पहली एंट्री में परचेस का डेबिट ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, अरे हाँ कि ना? ये वाली एंट्री जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। कंसाइनमेंट का डेबिट कंसाइनमेंट के डेबिट में, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ जाएगा? वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। फिर मैं नरेशन लिखूंगा यहाँ पे, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। अब ये जो है ये कॉस्ट प्राइस पे भेजा कि इनवॉइस प्राइस पे भेजा बेटा? हाँ, कॉस्ट परचेस, यहाँ पे नरेशन में लिख लो एट ₹20 पर मीटर। ये जरूरी है यहाँ पे लिखना कि हमारी जो परचेस है ये ₹20 पर मीटर से हुई है, बराबर है ना? फिर हमने उसमें से कुछ गुड्स भेजा कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹30 पर मीटर। ये अब अगर कंसाइनमेंट पे माल भेजा है और इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तो तुरंत ही क्या रिवर्स करनी चाहिए इसकी? हाँ, एंट्री क्या पास करेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बोलो कितना लोडिंग रे बेटा? 5000 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ₹10 पर मीटर, 50,000 रुपीज का लोडिंग तुरंत ही रिवर्स कर देंगे। तो देखो, जर्नल आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने में मदद करता है। लेजर बनाने को बोला जरूर है, पर लेजर आपको बनाना है। मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि मैं आपको जर्नल्स क्लियर करा दूं। बाकी तो आप समझदार हो कि जर्नल से लेजर बनते कैसे। बीइंग, बीइंग क्या लिखूं नरेशन? लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिवर्स्ड, तो उसका लोडिंग रिवर्स कर दिया। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। मैंने पे किए 5000 रुपए फ्रेट पे और 500 रुपए किस पे? पैकेजिंग पे। जर्नल एंट्री बताओ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, 5500 लिख लो टू बैंक अकाउंट। कितना? 5500। नरेशन में क्या लिखूं? बीइंग फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस पेड। अच्छा भाई, जर्नल एंट्री में नरेशन लिखूंगा मैं नीचे, बीइंग फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस पेड और फॉर कंसाइनमेंट सेंट। जो कंसाइनमेंट भेजा उस पे मैंने फ्रेट और पैकिंग चार्जेस पे किया। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते। क्वेश्चन क्या बोलता है? तो ये भाई मैंने परचेस किया, इसकी एंट्री मैंने पास कर ली। इसमें से 5000 मीटर्स का क्लॉथ मैंने सेंड किया, इसकी एंट्री मैंने पास कर ली ₹30 से। एक्स ने पे किए 500 रुपए फ्रेट और 5000 रुपए पैकिंग एक्सेट्रा, इसकी एंट्री मैंने पास कर ली। अब वाई बेचेगा, मेरा 4000 मीटर क्लॉथ है 40 पर मीटर, और खर्चा करेगा 2000 का, तो इसके दो एंट्री मारेंगे। चलो पहले वो बेचेगा, एंट्री क्या पास करूंगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कितना बताओ वैल्यू? 4000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 4000 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹40 पर
मीटर कितना होता है? टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,60,000। नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग कंसाइन इज सोल्ड 4,000 meters ऑफ क्लोथ सेंट। ये तो उसने कर लिया, बेच दिया, अच्छी बात है। उसने कमीशन भी पे किया। कमीशन का कोई एग्जाम एंट्री बताओ मुझे, कमीशन कितना पे किया उसने? सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपए, 2,000 की एंट्री बताओ। यस, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। 2,000 टू क्रेडिट किसको बेटा? कंसाइनी अकाउंट को। कितने रुपए का? 2,000 का। नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग कंसाइनी incurred सेलिंग एक्सपेंसेस। यहां तक सबको ठीक है, कंफर्ट है, आराम है। अब उसने बेच दिया। वाई इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्लस फर्दर 20% ऑन सरप्लस रियलाइज ओवर द प्राइस ऑफ कितना? 30 पर मीटर। देते हैं ना इसको। रेगुलर कमीशन की एंट्री बताओ, बताओ। वर्किंग नोट भी यहीं पे बन जाएगी। कमीशन की एंट्री बताओ क्या होगा? बोलो ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। वैल्यू भी डाल देते हैं। 1,60,000 का कितना परसेंट देना है रेगुलर कमीशन? 1,60,000 का 16,000 10%, तो 5% कितना? being regular commission due to consignee at 5% of sales। ये एक काम हो गया। अब उसको एडिशनल कमीशन भी देना है। एडिशनल कमीशन की जर्नल एंट्री क्या होगी बोलो? वही होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट। और कंसाइनी अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। यहां लिखेंगे बीइंग एडिशनल कमीशन ड्यू टू, किसको ड्यू है? कंसाइनी। कैसे देना है एडिशनल कमीशन बताओ तो इसकी एंट्री और वैल्यू बताओ। 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर कितना? 30 पर मीटर। तो भाई उसने तो 40 में बेचा। ₹10 पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय कितना मीटर कपड़ा बेचा उसने? 4,000 मीटर। ये है। इस पे कितना परसेंट कमीशन देना है उसको? 20%। अब ये वर्किंग बहुत हार्ड वर्किंग है क्या? 10 रुपए पर मीटर उसने ज्यादा कमाया। ऐसे कितने मीटर पे ज्यादा कमाया? 4,000 पे, मतलब 40,000 का ज्यादा प्राइस उसने रियलाइज किया हमारे लिए। 40,000 का 20% कितना होता है? 40,000 का 10% 4,000, तो 20% कितना होगा? 8,000। अरे ये एंट्री समझी कि नहीं समझी आपको? अरे समझा कि नहीं समझा रे? क्या दिक्कत है? हाँ तो बोलो। हम्म, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव है। आगे क्या लिखा है इन्होंने? 3,000 मीटर वे आर सोल्ड एट दिल्ली at ₹30 per meter less 3,000 expenses और क्या? कमीशन। ओके, 3,000 मीटर हम हमारे रेगुलर बिजनेस में बेचेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? डेटर्स और डेटर और बैंक अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। बहुत अच्छे। डेटर्स ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट। वैल्यू भी बता दो। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होता है? 90,000। अरे हाँ कि ना? तू कौन सा अकाउंट बेटा? सेल्स अकाउंट। कितना? 90,000।
being goods sent at shop at दिल्ली, ये दिल्ली की शॉप में बिका हुआ माल है, इसकी एंट्री पास कर ली, नॉट अ बिग डील। उसमें हमें 3,000 रुपये कमीशन भी दिया किसी को, तो कमीशन अगर हम रेगुलर सेल पे ले दे रहे हैं तो ये तो हमारा एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? ये कंसाइनमेंट का कमीशन नहीं है, ये हमारे रेगुलर बिजनेस के कमीशन का एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या पास करेंगे बताओ? कमीशन अकाउंट को डेबिट कितना? 3,000 टू बैंक पब्लिक कमीशन पे, पता नहीं क्या है, पे किया या नहीं किया। People are still coming to the lecture. Raj is again there, yaar. Who is this Raj? Anybody has an idea who is this Raj? No. नहीं है वो, होगा मतलब क्या? पूछना पड़ेगा, फिर माइक ऑन करके बोलता भी नहीं है। हेलो राज, आपका स्वागत है इस लेक्चर में। आप मुझे अपना पूरा नाम बताएंगे माइक को अनम्यूट करके कि राज आईडी। अभी अभी आप आए हो लेक्चर में, कौन हो आप? राज आपसे बात कर रहे हैं। आप ऐसे ही नहीं किसी भी ऑनलाइन क्लास में जाके अपना राज कर सकते हो, आपको अपना नाम पता आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। अब चला गया राज आके, कमाल है राज की। और अगर ये लिंक कहीं बाहर जा रही है तो कैसे जा रही है वही नहीं समझ में आ रही है। राज रोज आता है, बोलता नहीं है, डिस्टर्ब करता है सबको। ऑल राइट, नरेशन लिखो। बीइंग कमीशन एक्सपेंसेस इन रेगुलर बिजनेस एट दिल्ली। ये समझ में आया कि ये कमीशन और कंसाइनमेंट के कमीशन में क्या फर्क है? कंसाइनमेंट का कमीशन होता तो कंसाइनमेंट में डेबिट करते, बराबर है ना? ये तो रेगुलर बिजनेस का दिल्ली में जो माल बेचा उसका कमीशन है, तो ये तो कमीशन अकाउंट को ही क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। ओविंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की। सब कुछ हो चुका है, देखो इस पूरे क्वेश्चन को मैंने अभी तक 10 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, बराबर है। अब दो क्लोजिंग स्टॉक है, एक है कंसाइनी के साथ और एक है किसके पास? हमारे पास। तो चलिए पहले उसका क्लोजिंग स्टॉक करते हैं रिकॉर्ड। कंसाइनी के पास, उसकी जब डबल एंट्री बताओ तो। स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। अब नरेशन पहले लिख देता, वर्किंग बाद में करेंगे। बीइंग स्टॉक विथ कंसाइनी रिकॉर्डेड एट, क्योंकि ये मेथड इनवॉइस प्राइस मेथड है तो इनवॉइस प्राइस पे ही करनी पड़ेगी हमें इसकी रिकॉर्डिंग। अरे हाँ कि ना? तो इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी? एक तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,000 मीटर। कहां से आया 1,000 मीटर? कोई बताओ तो कितना है? मेरे को भी नहीं पता, मैं भी भूल गया। ये हमने भेजा कितना था? 5,000 मीटर। उसने बेचा कितना? 4। तो बचा कितना उसके पास? 1,000 मीटर। अरे हाँ कि ना? मल्टीप्लाइड बाय ₹30 पर मीटर, बराबर है ना? ये इसकी इनवॉइस प्राइस थी। एड इस पे हमने खर्चे भी किए। कितने खर्चे किए थे? 5,500 रुपया। 5,500 रुपया 5,000 का खर्चा था। तो नीचे बनाएंगे नोट नंबर 2। किसको बोलेंगे? इनवॉइस प्राइस ऑफ, इनवॉइस प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये नोट नंबर 2 बनानी पड़ेगी। एक तो होगी इसकी इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू ₹30। इसमें ऐड करना पड़ेगा फ्रेट एंड, क्या नाम दिया था उसने? फ्रेट एंड पैकेजिंग पर यूनिट। इसके दो तरीके, टोटल करके डिवाइड करो या पर यूनिट निकाल लो, एक ही बात है। ये फ्रेट एंड पैकेजिंग पर यूनिट 5,500 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आता है रे बेटा? 5,500 रुपया खर्चा किया था हमने। कितने मीटर कपड़ा बेचने पे? 5,000 मीटर। ये 1.1 आ गया। और कोई खर्चा है क्या बताओ?
अरे और कोई खर्चा है क्या? टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट पर मीटर इज इक्वल टू ₹30 प्लस ₹1.1 इज इक्वल टू ₹31.1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1000 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹31.1 पर मीटर। कहाँ से आया ये? नोट नंबर 2 से आया। करो कितना होता है? 31,100। अरे हाँ कि ना? फिर इसका नॉर्मल लोडिंग माइनस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल लोडिंग कैसे माइनस होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को फिर करेंगे डेबिट, टू स्टॉक विथ कंसाइनी को करेंगे क्या? क्रेडिट। कितना लोडिंग है रे इसमें? ये 30 रुपए में जो माल भेजा था उसको हमने खरीदा क्या रेट से था? 20 के रेट से। तो 1000 मीटर पे 20 रुपए का लोडिंग है कि नहीं? 10 रुपए का। अरे कुछ गूंगे हो गए, बहरे हो गए, कुछ बोलोगे कि नहीं? अरे ये क्या लिखा मैंने? ये भेजे में गई क्या? अगर आप इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस पे 10 रुपए पर मीटर का लोडिंग नहीं क्या? माल तो 20 रुपए में खरीदा था ना हमने। क्या यस सर? सब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये 10,000 का क्या माइनस किया हमने उसमें से? लोडिंग मतलब लोडिंग रिवर्स किया। ये हो गया उसके क्लोजिंग। सर हाँ बोल। लेकिन वो अपन क्लोजिंग करते तब मार्केट 10% से नीचे गिरा है, तो हाँ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक में भी तो 10% का डिफरेंस आएगा ना। हाँ, तो वो और एक एडिशनल लोडिंग तो और भी घटानी पड़ेगी ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये नॉर्मल लोडिंग था तो इसको नाम नरेशन में लिख दो ना, बीइंग कौन सा लोडिंग है ये? एक तो नॉर्मल लोडिंग हमने क्या किया? रिवर्स किया। अब उसके अब नॉर्मल लोडिंग की बात करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है? ओविंग टू द फॉल इन अ मार्केट प्राइस द स्टॉक ऑफ क्लोथ इन हैंड टू बी रिड्यूस बाय कितना है? 10%। अब ये 10% किसका रिड्यूस करना है? तो कॉस्ट प्राइस का रिड्यूस करते हैं, तो लिखो नोट नंबर 3। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है बताओ? Owing to the fall in the market price, the stock of a cloth in a hand to be reduced by 10%. It means, assume that, assume करेंगे, हमें पक्का नहीं पता है, assume that the current market price मतलब net realizable value is 10% less than the actual cost price of ₹20 per meter. Hence, closing stock with consignee as well as closing stock in regular business will have to be valued at ₹20 minus 10% is equal to ₹18 per meter, and hence in consignment business the additional loading of ₹2 per unit also needs to be reversed। क्या लिखा मैंने? ये बात भेजे में गई क्या? नोट नंबर 3 में
It is given that owing to the fall in the market price, the stock of cloth in hand is to be reduced by 10%. हम assume करते हैं कि current market price मतलब NRV is 10% less than the actual cost price of 20 per meter. Hence, closing stock with consignee as well as the closing stock in a regular business will have to be valued at 20 minus 10%. मतलब rupees 18 per meter पे, अगर 18 पे ही करना है। अभी ऊपर हमने क्या किया, ऊपर तो हमने भाई इसको 30 रुपए पे वैल्यू किया था, फिर उसमें से 10 माइनस कर दिए, 20 कर दिया, बाकी तो खर्चे लगे, हो तो कॉस्ट का पार्ट है, 1 रुपया 1 पैसा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब ये स्टॉक आके खड़ा है 20 रुपए पे, अब इसको और घटाना पड़ेगा 2 रुपए से कंसाइनमेंट, तो उसकी एंट्री पास करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक विद कंसाइनी, ये है एडिशनल लोडिंग और वो है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड एनआरवी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1000 मीटर इंटू ₹2 पर मीटर इज इक्वल टू 2000 रुपए, विच स्टॉक विद कंसाइनी 2000 रुपए। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडिशनल लोडिंग ऑन स्टॉक विद कंसाइनी ड्यू टू डिफरेंस इन कॉस्ट एंड एनआरवी रिवर्स। ये हो गया भाई पूरा। अब उसके पास जो स्टॉक है उसकी कीमत 18 रुपए और 1 रुपया 1 पैसे से लगनी चाहिए, मतलब 19 रुपए 1 पैसे से, पूरा हिसाब लगा। 19.1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 19,100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब 19,100 आती क्या, तो हमने क्या किया, 31,100 में से 10,000 कम किए, 31,100 माइनस 10,000 और माइनस और 2,000 कम किए, 19,100 बराबर आए 19,100। कहां से आए 19,100, 18 रुपए ही उसकी कीमत लगानी है और 1 रुपया 1 पैसा और जोड़ना है उसमें। दिस इज द एनआरवी। अब एक दिक्कत ये आ सकती है कि भाई कॉस्ट हमारी हो गई थी बढ़ के 20 और 21। ओके, एक ट्विस्ट और है इसमें, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में हाँ ट्विस्ट है, ट्विस्ट है। ये 1 रुपया 1 पैसा भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये दो, मैं नोट को चेंज करता हूँ, रुको, बहुत क्रिटिकल है। हमें 18 रुपए पे वैल्यू करना है उसको, 19 रुपए 1 पैसे पे नहीं। सर इसका आंसर बहुत सेफ ही निकलता। हाँ मैं समझ गया, पर इनवॉइस प्राइसिंग है ना, तो उसका बता कैसे, सिंपली कुछ बताओ। मैं आपको फोटो भेजती हूँ, आप देखो मैंने नहीं, किया है। एक्सप्लेन करो ना, चलेगा, कोई हरकत नहीं, सबको पता चलेगा, बताओ। पहले क्लोजिंग स्टॉक हम्म, निकालना, हम्म, 100 यूनिट्स है तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 रुपीज उसका क्लोजिंग स्टॉक है आईपी वाला। उसके ऊपर फ्रेट वाला भी लगेगा कुछ। हाँ ये कुछ तो मतलब 1 रुपया 1 पैसा। नहीं, तो 5,500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो उसका आता 1,100। मैंने वो पॉइंट में नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक अपना आ जाता 31,100। बराबर। उसके बाद में 10% से मार्केट नीचे गिरा, तो 31,100 का 10% निकालना 3,110, फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देना आईपी वाला, ओके, जो 31,100 निकाला। ठीक है, तो जो अपना फाइनल क्लोजिंग स्टॉक आता वो आता 27,990। ओके। फिर लोडिंग भी तो 10 रुपए का रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो सर लोडिंग, हाँ तो लोडिंग पे 1000 इंटू 10, ओके, 10,000, फिर 10,000 का 10% निकालना, वो आता 1000, फिर 10,000 माइनस 1000, वो आता 9,000। ओके, चलो ठीक है। एक 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 मैं समझ गया तुम्हारी बात। अब लेट मी एक्सप्लेन। तो ये तो हमने किया कि भाई हमारे हिसाब से तो उसकी जो कॉस्ट पे होनी चाहिए थी, वो 31 रुपीज 1 पैसा से होनी चाहिए थी। ये तुम्हारा भी आया था, 31,100 रुपया हमने ले लिया। इस पे जो नॉर्मल लोडिंग था वो माइनस कर दिया, पर अल्टीमेटली एम क्या है, इट इज गिवन दैट owing to the fall in a market price the stock of cloth in hand is to be reduced by 10%। एज्यूम करो कि ये अब किस पे रिड्यूस हुआ है, सेलिंग प्राइस 30 पे या कॉस्ट प्राइस 20 पे, तो हम मानते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस 20 पे रिड्यूस हुआ है। Hence, closing stock with consignee as well as the closing stock in a regular business will have to be valued at 18 रुपए per meter. Hence, in consignment business, the additional loading of ₹2 per unit, ये भी रिवर्स करना है। और एक चीज है, एडिशनल लोडिंग, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, hence in consignment business, इसको मैं काटता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। करंटली
in consignment business, currently the closing stock is valued at ₹30। ये आईपी है, नहीं, ₹31.1 आईपी है, माइनस किया था हमने ₹10 नॉर्मल लोडिंग है, इज इक्वल टू ₹21.1। इतने पे वैल्यू दिख रही है। ये दो एंट्रियों को देखो, 31.1 पे वैल्यू किया, उसके बाद ₹10 पर यूनिट नॉर्मल लोडिंग माइनस किया, तो अभी जो इसकी कीमत दिख रही है वो दिख रही है 21.1 पे। टू ब्रिंग द कॉस्ट एट ₹18 per meter, additional loading of ₹21.1 minus ₹18 is equal to ₹2.1, बराबर है ना, 19, 20, 21, 3.1 also needs to be reversed। तो ये जो एंट्री पास की ना हमने, यहाँ ₹2 पर मीटर की एडिशनल लोडिंग, ये 2 और ₹1.10 भी माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेन पर्पज है उसको ₹18 पे लाके रखो। तो ये माइनस कर दो तो ये आएगा 3100। अब आप कैलकुलेटर उठाओ और ये ₹1000 क्या इस पे वैल्यू हुए हैं करके देखो। पहले तो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से 31,100, उसमें से माइनस करो 10,000 तो आगे 21,100, और माइनस करो 3,100, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक 18,000 पे दिखेगा। मतलब गीता का सार एकदम आसान है। आपकी एनआरवी जो है वो आपकी किसी भी प्राइस से कम है, आपके कॉस्ट प्राइस से कम है, आपकी इनवॉइस प्राइस से कम है, आपके ₹1 के खर्चे जोड़ के जो कॉस्ट आती है उससे भी कम है। तो रूल तो वही कहता है कि मिनिमम पे आपको उसको वैल्यू करना है। तो एक बात तो पक्की है कि उसकी वैल्यू ₹18 पे दिखानी है। अब 18 पे दिखाएंगे कैसे? तो सबसे पहले तो इनवॉइस प्राइस प्लस एक्सपेंस उस पे कर दिया, रेगुलर लोडिंग था ₹10,000 का, वो तो माइनस कर दिया, फिर भी ये 21.1 पे आया, लाना है ₹18 पे, तो उसमें से 3.1 और माइनस करने पड़ेंगे। ये हो गया भाई पूरा का पूरा रिवर्सल। मैं फिर से पूछता हूँ, ये 3 एंट्रियां क्यों पास की? इसका मतलब समझ में आया क्या सबको? मकसद क्या था? स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो फॉलो करनी है। इनवॉइस प्राइस मेथड है तो पहले तो इनवॉइस प्राइस पे देखना पड़ेगा। रुचि का व्हाट्सएप भी आया है मुझे। अब आपका जो फाइनल आंसर होगा लगभग ये सही होगा, अगर अपनी वैल्यू मिलती है रुचि आपकी बनाई हुई और मेरी एक्सप्लेन की हुई, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तरीके अलग हो सकते हैं, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की क्लियर है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं मेरी बात को समझो रुचि। मैं जो कहना चाहता हूँ, बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रुचि इंटरेस्ट ले रही है, सबको आना चाहिए इस डिस्कशन में। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आपका अल्टीमेट मकसद क्या है? आपकी एक इनवॉइस प्राइस है जो आपके हिसाब से ₹30 प्लस ₹1 मतलब ₹31 एक 10 पैसे पे जा रही है। आपका अल्टीमेट एम है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक पे वैल्यू होना चाहिए और कॉस्ट पे वैल्यू होना चाहिए, या एनआरवी पे, विच एवर इज लोअर। अब हमारी एनआरवी ₹18 है, ये बात सबको समझ में आई क्या? हमारी एनआरवी ₹18 है, ये बात सबके भेजे में गई क्या पक्के तरीके से? हाँ, मैं समझा रहा हूँ, उसी पे ये क्रिटिकल पॉइंट है। मेरे एक एक सवाल का जवाब दो। हमारी एनआरवी जो है वो ₹18 है, ये बात समझी क्या? क्वेश्चन को जैसे इंटरप्रेट करना है, मार्केट प्राइस घट गई माल की, तो उसकी एनआरवी जो है बेटा वो ₹18 है, ये बात समझ में आई क्या? हाँ। तो अब हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि कंसाइनमेंट में जो 1000 मीटर का माल बचा है, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 18,000 पे दिखना चाहिए। यही मेन पर्पस है हमारा, और तभी हमें सही प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। हाँ या ना में जवाब तो देते चलो। बस अब मेरी बात को और ध्यान से सुनो।
अगर ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम पहला काम क्या करते, इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते, जो कि मेथड के हिसाब से करना चाहिए क्योंकि मेथड इनवॉइस प्राइस मेथड है। तो ये जो एंट्री पास की मैंने 31,100 की, ये एंट्री समझ में आई क्या? हाँ, उसमें नॉर्मल, हाँ उसमें जो नॉर्मल लोडिंग था 10 रुपए पर यूनिट का, ये तो रिवर्स करना ही पड़ता, ये दूसरी एंट्री समझ में आई क्या? अरे ये भूल जाओ, बाकी मार्केट प्राइस कितनी गिरी क्या गिरी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन होती ही नहीं कि मार्केट प्राइस 10% कॉस्ट पे घटी है, तो हम क्या करते, इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाते, उसका नॉर्मल लोडिंग क्या कर देते, माइनस कर देते, रिवर्स कर देते। यहां तक बात समझी सबको? हाँ। अब अगर ये दो एंट्री पास करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 31.1 माइनस 10 21.1 पे नजर आ रहा है। कितने पे नजर आ रहा है? 21.1 पर मीटर, है ना? अब मुझे एक चीज पता है कि अगर मेरी एनआरवी 18 है तो मुझे मेरे स्टॉक को कितने पे दिखाना चाहिए? 18। अगर कोई चीज की क्लोजिंग वैल्यू 21 रुपीज 10 पैसा पे दिख रही है और मुझे उसको 18 पे लाना है, तो और एक एडिशनल लोडिंग मुझे कम करना पड़ेगा उसमें से कितने रुपए का? वही तो किया फिर थर्ड एंट्री में। अब अगर ये कैलकुलेटर उठाओ, 31,100 माइनस 10,000 माइनस 3,100 करोगे तो 1,000 मीटर की फाइनल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी नजर आएगी आपको? वही तो करना था, वही तो करना था, नहीं तो एक सिंपल एंट्री पास कर देते सीधी सीधी, स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट 18,000। अगर इनवॉइस प्राइस मेथड ना होती तो हम यही करते, पर ये मेथड इनवॉइस प्राइस की है। इसके हिसाब से पहले क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाओ, फिर उसका लोडिंग रिवर्स करो, और उसके बाद अगर उसमें भी वैल्यू कम है तो एडिशनल लोडिंग रिवर्स करो। एम आई क्लियर रुचि? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बताया आपने किया हुआ, आई एम वेरी मच हैप्पी जो आपने मेहनत की, एफर्ट लिए। ये इस बात खुशी इस बात की है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप इसको समझ रहे हो। वही तो मैं चाहता था कि आप लोग खुद इसका इंटरेस्ट हो। अल्टीमेटली जो आपकी वैल्यू और हमारी वैल्यू आई है, अब देखते हैं कि हमारा जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है वो सेम निकलना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअली हम सही है, मेरा सही है और आपका सही है। ये हो गया भाई कंसाइनमेंट के स्टॉक की एंट्री। अब कुछ स्टॉक हमारे पास भी तो बचा है, रेगुलर वाला स्टॉक बचा है कि नहीं बचा हमारे पास? हाँ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? अब मुझे बताओ, हमने कितना मीटर कपड़ा खरीदा था? 10,000 की 20,000? 10,000। उसमें से कंसाइनमेंट पे कितना भेज दिया था? हमने कितना बेचा था? तो बचा कितना? 10 में से 5 और 3 2000 मीटर के इंटू ₹18 पर मीटर, हो गया ना? अब हमारा खुद का क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे ही करना है हमें। 18 मल्टीप्लाइड बाय 2000 कितना होता? 36,000। हमारे खुद के क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बन गई भाई हमारी सारी जर्नल एंट्री है। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एट रेगुलर बिजनेस एट दिल्ली recorded at cost rupees 20 or NRV rupees 18, whichever is lower। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो जिंदगी भर करते आए। अपने खुद का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू आपको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करनी चाहिए। इसमें थोड़ी ना लोडिंग वोडिंग दिखाते हैं अपन।
लिखो सारे नरेशन। अब बता दो प्रॉफिट कितना आया कंसाइनमेंट में। किसी ने बनाया क्या कंसाइनमेंट अकाउंट? और इस जर्नल एंट्रीज के हिसाब से कितना आता है? being profit on consignment transferred to profit and loss account. राधा, पूर्वा, वैभवी, एनीवन, दर्शन, बताओ ना प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना था? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और जवाब दो। बोल बेटा। हाँ, मेरी बात को फिर से मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा मकसद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिखाना है? अपना खुद का 18 रुपए पे। अपना खुद का क्लोजिंग स्टॉक ये दिखाया क्या 18 रुपए पे? सुनना मेरी बात सुन। अरे मेरे सवाल का जवाब देना। हमारा खुद का क्लोजिंग स्टॉक 18 पे दिखाना चाहिए। दिखाया हमने, हाँ कि ना? कंसाइनमेंट का भी क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली कितने रुपए पे दिखना चाहिए? हाँ, बट अच्छा, तुम्हारा ये कहना है कि भाई 10% जो घटा वो किस पे घटा? 21.1 पे घटा, ऐसा बोलना है आपका? हाँ, फ्रेट इंक्लूड करके। तो फिर ये जो लिखा मैंने यहाँ पे, एज्यूम दैट, ये इसी के लिए तो लिखा है कि हमें पूरा पक्का नहीं पता कि एक्चुअल आज मार्केट में उसकी एनआरवी जो है वो 10% 20 पे घटी है, 21.1 पे घटी है, 30 रुपीज के इनवॉइस प्राइस पे घटी है, कि 40 रुपए जिसपे उसने कंसाइनी ने बेचा उस पे घटी है। ये चारों पांचों चीजों में से कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये 10% घटाना किस पे है। देखो ना, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या लिखा? ओइंग टू द फॉल इन अ मार्केट प्राइस द स्टॉक ऑफ अ क्लॉथ इन हैंड टू बी रिड्यूस बाय कितना परसेंट? 10% दिया। अब अगर ये एक सेम लाइन पे आप फोकस करो तो कितने सारे सवाल दिमाग में आते हैं कि ये 10% किसका लूं? और 20 रुपए जो कॉस्ट है उसके 10 कम होके आज उसकी एनआरवी 18 रह गई है। या आप जैसा कह रहे हो 21.1 माइनस 10% कम करके 18 रुपए 99 पैसे मतलब 19 रह गई है। या 30 रुपीज की जो इनवॉइस प्राइस थी उसमें से 10% घट के 27 रह गई है। या 31.1 में से 3 रुपए 11 पैसे घटकर 27.99 मतलब 28 रुपए रह गई है। या 40 रुपए जो आज उसने बेचा था उसमें 10% घटकर 36 रह गई है। इतने सारे सिनारियो बनते हैं। रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस करते तो हमें पक्का पता होता कि 10% घटा किसका है और आज उसकी एनआरवी है कितनी। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में पूरी क्लियरिटी नहीं है कि ये 10% घटा किसका। तो मैंने एज्यूम दैट, ये जो वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि करंट मार्केट प्राइस है एनआरवी इज 10% लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पर मीटर। ये इतना बड़ा एजम्पशन इसीलिए डाला है कि मैं एग्जामिनर को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। इसमें हमारे हिसाब से 2-3 तर्क निकलते हैं कि ये 10% किस पे घटा है। तो हम तो ये मान रहे हैं कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो 20 रुपए की थी उस पे भी 10% माल का प्राइस घट चुका है और आज अगर मार्केट में बेचने निकले तो ये माल 18 रुपए में ही बिकेगा। तो मेरा फर्ज है स्टॉक चाहे मेरा हो या कंसाइनमेंट का हो, घुमा फिरा के ले दे के उसको मुझे 18 पे लाना है। ये मेरा एजम्पशन है और इस एजम्पशन पे बेस्ड मेरा आंसर है। अगर आप इस एजम्पशन को बदल डालते हो तो आप बोलोगे 21.1 पे 10% घटाता हूं तो आप 18 नहीं 19 रुपए पे दिखाओगे स्टॉक को। राधा, राधा ही है ना जो डाउट जिसका आया था ये?
हम्म। तो राधा ये समझो, अब मुझे नहीं पता कि अपन टैक्समैन की बुक जो रेफर कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, पेज नंबर फिर से बताना मुझे एक बार। हाँ, तो इनका जो वैल्यूएशन कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, क्लोजिंग स्टॉक दिखा है कॉस्ट पे भी और इनवॉइस प्राइस पे 1,08,800, यही है ना? अच्छा नहीं, ये है इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है। ये 27,990 पे दिखाया इन्होंने, फिर उसमें से 9,000 माइनस किए। 28 में से 9 गए, 21,000 पे दिखाया। हाँ बराबर है, वो 21.1 पे ले रहे हैं वो लोग, 10% का रिवर्सल, बराबर है। उन्होंने यहाँ पे भी किया है, बेसिक है 2,000 प्लस फ्रेट के 1,100, फिर उसमें 10% फॉल कर दिया 2,110, और फिर 18,990 पे इन्होंने वैल्यू किया, अपन ने 18,000 पे किया। मैं ये नहीं बोलता उनका गलत है, और मैं ये भी नहीं मानता कि मेरा गलत है। मैंने जो किया मैंने जो किया उसके लिए मैंने पूरा तर्क, पूरा एजम्पशन और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज को पूरा क्लियरली यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो परिस्थिति को एनालाइज करके 18 रुपए पे इसकी वैल्यू लाई है, ये वैल्यू मेरे हिसाब से सही है। अगर आप इस एजम्पशन को बदलना चाहते हो तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के जगह पे 20 प्लस 1.1 कर दो, फिर 18 घटा दो, तो आपका ये जो लास्ट रिवर्सल का एंट्री है 3,100 का, ये चेंज हो जाएगा। और मार्क्स सभी को मिलेंगे, मार्क्स इस पे भी मिलेंगे, मार्क्स उसको भी मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसे हाईलाइट करते हो अपने एजम्पशन को एग्जाम में। एग्जाम में तो हाईलाइटर अलाउ नहीं है, तो जरूर इसको बोल्ड पेन से और पेंसिल से अंडरलाइन करना कि मैंने क्या किया है। ये पूरा पैराग्राफ आपके आंसर को सही या गलत साबित करने में आपकी हेल्प करेगा। एम आई क्लियर गाइस? डाउट क्लियर है क्या? तो अपने फील्ड की ये विशेषता है कि 5 किताबें देखोगे तो 5 अलग-अलग आंसर मिलेंगे, 5 टीचर से पढ़ोगे तो और 5 अलग आंसर मिलेंगे, और सारा आंसर जो ये हाईलाइट करके रखा है एजम्पशन, इसी पे बेस्ड करता है। आपने क्या एजम्पशन लिया तो उस हिसाब से आपका आंसर सही है, मैंने जो एजम्पशन लिया उस हिसाब से मेरा आंसर सही है। आप बोलते होंगे सर आप आपका एजम्पशन बदल दो, मैं बदल देता हूँ, दूसरा एजम्पशन लेते हैं, मैं दूसरा आंसर देता हूँ। इसमें सही और गलत कुछ नहीं है, इसमें जो है वो सब सही है। अब जो रेगुलर क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने पे दिखाया इन्होंने? ये जो बुक की अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट में, इन्होंने रेगुलर, हाँ, रेगुलर क्लोजिंग स्टॉक 36,000 में दिखाया। मतलब वो मानते हैं कि रेगुलर बिजनेस में मेरे पास माल है उसकी एनआरवी 18 है, तो फिर कंसाइनमेंट में जो माल है उसकी भी तो एनआरवी 18 ही पकड़नी पड़ेगी ना। उसको कैसे आप ज्यादा ले सकते हो? 18 और 19 रुपए कैसे ले सकते हो? नहीं बराबर है ना, उसको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, हम उसके लिए कर भी नहीं रहे। हम हमारा वास्तव जो चीज है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो माल बिक गया, इसके बाद मार्केट में भाव में कमी आ गई, कमी आ गई, तो क्लोजिंग स्टॉक जितना हो सके कम पे दिखाओ। यही तो कहता है कंजर्वेटिज्म, यही तो क्या कहता है कंजर्वेटिज्म। उड़ उड़ के ज्यादा क्यों दिखाते हो? और वैसे भी आपका क्लोजिंग स्टॉक इस साल कम दिखाया तो ओपनिंग स्टॉक अगले साल का कम दिखेगा, रेगुलर बिजनेस का भी और कंसाइनमेंट का भी। अगर वो माल सच में अगले साल भी 40 में बिकता है तो अच्छी बात है ना, अगले साल जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में जाएगा। इस साल प्रॉफिट ज्यादा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कंजर्वेटिव रहो, जितना कम से कम प्रॉफिट दिखा सकते हो उतना ही दिखाओ। अभी भी 1,000 मीटर बचा हुआ है, वो अगले साल बिकेगा, ज्यादा कीमत में बिकता है तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट होगा आपका, रियलाइज होगा, पक्का हो जाएगा कि आपने कमाया है, अगले साल दिखाना ना। अभी इस साल जितना हो सके अप्रोच को कंजर्वेटिव ही रखिए और प्रॉफिट को कम से कम दिखाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा तो मानना है कि भाई स्टॉक मेरा हो या स्टॉक उसका हो, अगर इसकी एनआरवी ही उसके कॉस्ट से कम हो चुकी है, 20 प्लस 1.1 21.1 पे गया है, अब इसकी एनआरवी ही घट के 18 पे आ चुकी है, तो दोनों ही स्टॉक 18 पे ही दिखने चाहिए। और इस हिसाब से अगर आप कोई कंसाइनमेंट अकाउंट किसी ने फाइनल किया हो तो मुझे फिगर बता दो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आपका कितना आया।
54,500 किया। और किसी ने क्रॉस चेक 54,500 आता कि नहीं आता? चलो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका बन गया। और कौन से अकाउंट बनाने थे आपको? कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, थोड़ा एक्सट्रैक्ट टाइप ही बनाने का इसका। अगर ओपनिंग स्टॉक उसका रेगुलर बिजनेस का भी 0 है तो चलेगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चले, क्या एच वगैरह पे बच्चों? हाँ, तो रुचि ने अपना आंसर भेजा है कंसाइनमेंट का। रुचि का आंसर आया था 54,490 और अपना आया है 54,500। तो लगभग आंसर सेम है, प्रॉफिट सेम है। तो मेरा 55,490 आया। हाँ, 55,490, क्योंकि आपके क्लोजिंग स्टॉक में 1 रुपया 1 पैसा, इसका 10% माइनस, मतलब 1 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपया ज्यादा आया है। आपका क्लोजिंग स्टॉक में 1 रुपया 1 पैसे में 10% घटाया, मतलब 1 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 1,000 मीटर, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपका प्रॉफिट भी 1,000 रुपए से ज्यादा है। मैं समझ गया, आपने जो किया वो सही है। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये सिर्फ आंसर लिखने भर से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आंसर ऐसा क्यों आया, इसका अच्छा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एजम्पशन के नाम पे नीचे एक्सप्लेन कीजिए। और पेपर जो भी आपका चेक करेगा ना, उसको मजबूर कीजिए कि रुक भाई, पेपर चेकर रुक। आप जो भी चेक कर रहे हो और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, या जो भी आंसर आपको लगता है कि होना चाहिए, उससे पहले मैंने क्या एज्यूम किया ये पढ़ लो, और उसके बाद आप मुझे मार्क दो। अगर वो आपके एजम्पशन को पढ़ेगा ना, तो फिर जरूर वो इम्प्रेस हो जाएगा और ये बोलेगा कि नहीं, ये बंदे को पूरा फंडा समझ में आया है, ये लड़की होशियार है, लड़का या लड़की, इसको इसने सब कुछ लिखा है, इसका आंसर अलग क्यों है और किस वजह से है वो उसने एक्सप्लेन किया है। तो इसको लिख के हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ, मैंने लगभग अपने पूरी पढ़ाई में अकाउंट में आउट ऑफ मार्क्स ही स्कोर किए, शानदार मार्क्स। खुद की मार्कशीट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं हमेशा मेरे आंसर में आंसर से ज्यादा फोकस मेरे एजम्पशंस पे करता था, और पेपर चेक करने वालों का ध्यान वहां जाए इसकी केयर लेता था कि भाई कुछ भी चेक कर, तू पहले मेरा एजम्पशन पढ़, मैंने क्या लिखा है। तो फिर ऐसा भी हो सकता, वैसा भी हो सकता, ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, मेरे को सब समझता, पर मैंने ये सही माना और उसके हिसाब से आंसर निकाला। तो रुचि, आपका आंसर सही है, उसको आपको काटने की जरूरत नहीं है, उसको आप रहने दीजिए। ठीक है, सिर्फ अपने एजम्पशन को हाईलाइट कीजिए। आपको ये लिखना पड़ेगा 21.1 माइनस 10%। पर फिर मैं ये बताऊंगा कि मैं खुद मार्क्स तो दे दूंगा आपको आउट ऑफ, पर मैं इसलिए आपके आंसर से सहमत नहीं हूं क्योंकि आपने रेगुलर बिजनेस में एनआरबी 18 रुपए के हिसाब से दिखाया और कंसाइनमेंट के बिजनेस में एनआरबी 19 रुपए लेके दिखाया, और फिर आपके हिसाब से प्रॉफिट भी तो ज्यादा आ रहा है, जो कि कंजर्वेटिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, तो आपकी प्रॉफिट की भी वैल्यू मेरे से 1,000 रुपए ज्यादा है। और इन इंडिया हम नहीं चाहते कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखे, हम कंजर्वेटिव रहना ही पसंद करेंगे आखिरी तक। और मेरा आंसर फुल्ली कंजर्वेटिव है, फुल्ली कंजर्वेटिव, मेरा एजम्पशन भी फुल्ली कंजर्वेटिव है। तो आपके एजम्पशन पे डिबेट हो सकता है कि ऐसा वैसा क्यों नहीं माना, पर मेरे एजम्पशन पे डिबेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं बोल दूंगा कि ये कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करता है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस एजम्पशन also holds conservatism concept गुड। होल्ड्स गुड का मतलब है ये पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से सेटिस्फाई भी करता है। ये रहा भाई मेरा और एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मेरे पेपर चेकर को ये बताने के लिए कि तुम मेरे मार्क्स नहीं काट सकते, चाहे कितना भी लड़ लो मेरे साथ। और आपको भी रुचि अपने आंसर पे बने रहना है, फोकस करना है एजम्पशन लिखने पे, अच्छी इंग्लिश में, अच्छे ग्रामर में अच्छा एजम्पशन लिखो, पूरा इम्प्रेस होके पेपर चेकर आपको मार्क्स देगा, फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में और फाइनल में भी। मेक इट अ हैबिट, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो आगे बढ़ते हैं। राधा और रुचि दोनों ने काफी अच्छा इंटरेस्ट लिया इसमें, बाकी स्टूडेंट का भी मैं चाहूंगा कि ध्यान इतना ही रहे। आगे लिखते हैं, एच फॉरवर्डेड ऑन 1 जुलाई 22
100 bicycle to K of Bombay to be sold on behalf of H. The cost of bicycle 150 थी but the invoice price थी 200. इंकर्ड किए 1000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस. काले ने रिसीव किया कंसाइनमेंट 14 जुलाई को. एक्सेप्टेड किया 3 महीने का बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एच फॉर 10,000. काले ने पे किए 400 रुपए एज रेंट एंड 250 एज इंश्योरेंस. एंड बाय 31 दिसंबर ही डिस्पोज ऑफ 80 बाइसिकल फॉर 205 ईच. अब उसको माल मिला 14 तारीख को. अब ये जो 250 रुपए इंश्योरेंस के और रेंट के, अब ये क्लियर नहीं है कि ये कौन से तारीख को पे किए, पर मानेंगे कि 14 तारीख को ही पे किए. और ये माल को रिसीव करने का खर्चा है. अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से तो ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस माल को बेचने का पहले ही दिया जा चुका था. तो ये जो 400 रुपए काले ने पे किए, ये माल को रिसीव करने का फ्रेट एंड इंश्योरेंस है कि माल को स्टोर करने का फ्रेट एंड इंश्योरेंस? क्लियरली दिया हुआ है क्या? नहीं. फिर देखो, माल रिसीव हुआ और बिल एक्सेप्ट किया, इसके बाद फुल स्टॉप है. मतलब माल रिसीव करना और बिल को एक्सेप्ट करना ये काम हो चुका है. अब इसके बाद सारा खर्चा जो है ये 400 रुपए और 250, मेरे ख्याल से माल को स्टोर करने का खर्चा है, क्योंकि ये बिना फुल स्टॉप से 400 और 200 खर्चा किए और 80 बाइसिकल बेची, ये लिखा हुआ है. तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में पकड़ना नहीं. ये एजम्पशन लिख दो कि ये काले का खर्चा जो है ये सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है और कॉस्ट का पार्ट नहीं है. काले को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 1%. इंक्लूडिंग है, मतलब 5 और 1 6 नहीं करना है, सब के 5% है. काले ने 20 बाइसिकल क्रेडिट पे बेची और नॉट एबल टू रिकवर द सेल प्रोसीड 5 बाइसिकल्स बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर. उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है. गिव द जर्नल एंट्री टू रेबो द अगलो ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड एंड ऑफ काले. तो काले और एच लिमिटेड दोनों के बुक में जर्नल दो. गिव लेजर अकाउंट, ये आप बना लेना. मैं तुरंत फटाफट झटपट फटाफट इसकी क्या ड्रॉ करता हूं आपके लिए, जर्नल्स ड्रॉ करता हूं. तो इधर हेडिंग दूंगा मैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड. आओ मेरे साथ. मैं चाहता हूं आप माइक ऑन करके फटाफट मुझे बताओ, जिसका भी साउंड वॉइस क्लियर है और जो शांत वातावरण में बैठा है, ऐसा व्यक्ति अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है जर्नल एंट्रीज के बारे में. तो यहाँ होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ होता है डेबिट और इथे होता है भाई क्रेडिट. बोलो पहली जर्नल एंट्री. 100 बाइसिकल बेचो, कॉस्ट है 150, इनवॉइस प्राइस है 200. क्या एंट्री पास करूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ओए 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹200 ईच. कितना होता बेटा प्रोडक्ट? 20,000. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ऑल राइटी 20,000. नरेशन बताओ. बीइंग 100 units sent on consignment at invoice price of ₹200 each. ये आईपी पे. अब जैसे ही एंट्री आईपी पे हुई तुरंत क्या रिवर्स करना चाहिए इसका? लोडिंग का एंट्री पास करूंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. चलो कितना बेटा लोडिंग? 100 यूनिट्स इंटू ₹50 ईच. कितना था बेटा? नरेशन में क्या लिखूं? बीइंग लोडिंग on goods sent at ₹50 per unit reversed
लोडिंग साथ ही साथ तुरंत क्या कर दो, रिवर्स कर दो। हो गया मेरा ये। अब जर्नल एंट्री पास करनी है तो क्या डिवाइड एंड रूल करने का, एक बड़े से क्वेश्चन को छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लेने का, बांट लेने का। उसके बाद एक एक पॉइंट को ठीक। अब हमें 1000 रुपए फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा भी करना है, बताओ तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस की जर्नल एंट्री। शाबाश। कंसाइनमेंट अकाउंट को करेंगे बेटा डेबिट 1000, और क्रेडिट किसको बेटा, बैंक अकाउंट को, कितना 1000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रुपीज, बीइंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस on consignment sent paid। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान होता है देखो, अगर डिवाइड एंड रूल करो तो। काले ने रिसीव किया कंसाइन, हाँ जी, फिर से आया क्या राजराज, भाई राजराज क्यों सस्पेंस बना रहे हो यार, अपना माइक तो अनम्यूट, चला जाता है यार, ये बड़ा अजीब आदमी है। छोड़ो जाने दो, जब तक कुछ मुंह खोल के परेशान नहीं करता कोई नहीं। अब एक बार उसको एडमिट कर लिया, अब उसको बाहर भी नहीं रख सकता मैं, कल से लूंगा ही नहीं राजराज को। ओके ओके, तुम लोग प्रॉब्लम पे ध्यान दो, राजराज की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस ही मेक अ न्यूसेंस इन आवर क्लास। काले ने एक्सेप्ट किया 3 महीने का बिल, काले ने, तो हमारे लिए बन गया ये बिल रिसीवेबल। तो हम एंट्री करेंगे क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट को करेंगे डेबिट, और कंसाइनी के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, मतलब काले के अकाउंट को 10,000। इतना माल भेज दिया उसको, पैसे तो लेने थे उससे। और बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय कंसाइनी मिस्टर काले, लाले नहीं रे काले, ऑल राइट ठीक। ये एंट्री हो गई भाई हमारी 500। फिर आगे क्या पढ़ते हैं, काले ने पेड किया 400 रेंट और इंश्योरेंस, तो चलो भाई इसको मानते सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो एंट्री बताओ बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट को कितना 650, टू कंसाइनी अकाउंट 650, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग कंसाइनी पेड, होए होए क्या है ये, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑन स्टोरेज ऑफ गुड्स। मानते हैं हम कि ये किस पे पे किया उसने, स्टोरेज ऑफ गुड्स पे पे किया, क्योंकि भेजने का खर्चा रेंट इंश्योरेंस हम पहले ही दे चुके थे, तो ये रेंट और इंश्योरेंस स्टोरेज का है, सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। बाय 31 दिसंबर उसने 80 बाइसिकल बेच डाली 250 इससे, एंट्री बताओ तो। हाँ, 80 मल्टीप्लाइड बाय क्या, कितना था, 16,400 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 16,400। नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग कंसाइन इज सोल्ड 80 यूनिट्स एट रुपीज 205 ईच। ये हो गया भाई पूरा काम, कार्यक्रम। काले को 5% और 1% कुल मिला के 5% क्या देना है, कमीशन देना है। कमीशन की एंट्री बता दो चलो। कंसाइनमेंट को डेबिट और कंसाइनी को क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ए भाई कितने का सेल किया उसने, 16,400 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, 5, कितना होता बेटा 820। कंसाइनमेंट को डेबिट और कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट 820।
being commission due to मिस्टर काले, ये काले को कमीशन देना है आपको 820 रुपए का। उधर है काले ने 20 बाइसिकल बेची और फलाना ढिकाना किया, ये उसका प्रॉब्लम है। हमारा तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू करना है, तो हमें एंट्री पास करनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे, पहले तो इनवॉइस प्राइस पे ही करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस। अब भाई इनवॉइस प्राइस कितनी थी हमारी बताओ, पहले तो यूनिट बता दो। कितने यूनिट भेजे थे हमने उसको? 20 बचे थे। तो भाई हमारा जो एंट्री आएगा वो आएगा 20 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, ये भाई कॉस्ट पर यूनिट बताओ ना कितनी आती? इनवॉइस प्राइस 200 है ना, और खर्चा लगाया था कितना? 1000। तो 200 1000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब पर यूनिट का कितना? 10 रुपया। 1000 into 20 divided by 100। हाँ 1000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब पर यूनिट पे 10 रुपया वो, और 200 ये 210 आएगा। मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 210 पर यूनिट। 210 कहां से आया समझा क्या? 210 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 4200। अब जैसे ही आईपी पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया तुरंत इसका क्या रिवर्स करेंगे? लोडिंग। लोडिंग की एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट to closing account, closing stock। क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट। being loading at rupees 50 per unit on 20 units reversed। बोल बेटा 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 यूनिट्स कितना होता है? 1000। ये 1000 रुपीज का लोडिंग कर दिया मैं रिवर्स। हो तो गया सब। अब प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करो, कितना आता है प्रॉफिट? एनीबॉडी? 2130। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2130 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2130। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगी मेरे बुक में सारी एंट्रियां, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं करूंगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ काले। करनी पड़ेगी कि नहीं? पास करनी पड़ेगी काले के बुक में जर्नल एंट्री। अरे बाबा ये काम करना पड़ेगा कि नहीं? बोला है कि नहीं बोला है करने को? दोनों की बुक में क्या पास करनी है आपने? जर्नल एंट्री। भाई उसको तो ये देखो मैंने माल भेजा उसको कोई लेना देना नहीं उसका, मैंने 1000 रुपए दिए उसको कोई लेना देना नहीं। उसने कंसाइनमेंट रिसीव किया और बिल एक्सेप्ट किया तो पहले तो उसके लिए बिल पेएबल बन गया, तो वो बोलेगा एच लिमिटेड अकाउंट को डेबिट टू बिल्स पेएबल। 10,000 का उसने, अच्छा वो काले का हिसाब भी तो फाइनल करना बाकी है रे हमारा। कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, काले का हिसाब पूरा फाइनल हुआ नहीं है, क्लोजिंग करना वगैरह हमारा काम नहीं है। तो ये तो भाई हमने 10,000 रुपए का बिल एक्सेप्ट किया, तो
या नरेशन लिखेगा खाली, बीइंग बिल ड्रॉन बाय एच लिमिटेड एक्सेप्टेड। एच लिमिटेड ने बिल ड्रॉ किया, काले ने एक्सेप्ट किया, ये एंट्री काले करेगा। काले 400 और 250 पे कर रहा है, तो वही वो एंट्री फिर पास करेगा, एच लिमिटेड को डेबिट, एच लिमिटेड अकाउंट को करेगा डेबिट 650 टू बैंक अकाउंट 650। काले अपने बुक में इसका नरेशन लिखेगा, बीइंग expenses incurred on behalf of एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के लिए उसने खर्चा किया, तो हमसे लेना है, उसका कैश गया। अगले एंट्री में उसने माल बेचा, कुछ दिया है, 20 बाइसिकल उसने क्रेडिट में बेचे थे, तो पहले तो 20 बाइसिकल क्रेडिट में बेचेगा, उसकी एंट्री पास करेगा। उसको बोलेगा वो कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट को करेगा वो डेबिट। उसने मानते हैं 20 बाइसिकल क्रेडिट में बेची थी ना, तो 80 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 205 ईच, बोलो कितना आता है? 205 मल्टीप्लाइड बाय 20, 4100, ये उसका क्रेडिट सेल है। टू, ये पैसा उसको किसको देना है? उसका थोड़ी है, एच लिमिटेड का है, तो उसका सेल थोड़ी है, सेल को क्रेडिट नहीं कर सकता वो, उसका खुद का सेल नहीं है। बीइंग 20 यूनिट्स ऑफ एच लिमिटेड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसने बेच दिया एच लिमिटेड का, कैश में भी बेचा उसने। अब अगर 80 बेचे हैं, 20 बेचे, तो कैश में कितना बिका उसका? अबे कुछ मुंह खोलोगे क्या कुछ, कोई लोग? हेलो, है कि सो गए? अच्छा, ये एंट्री समझ में आ रही है क्या कि गई सर के ऊपर से? बोलो अमाउंट, बोलो कितना? 60 यूनिट कहाँ से आए, समझे क्या? वो एंट्री पास करेगा, बीइंग 60 यूनिट्स ऑफ एच लिमिटेड सोल्ड इन कैश, या फिर सोल्ड फॉर कैश। ये हो गई भाई, उसने माल बेचा हमारा। उसको कमीशन चाहिए हमसे 5% का, वो तो उसकी इनकम है, हमसे लेनी है, तो वो एंट्री पास क्या करेगा, एच लिमिटेड को डेबिट। कमीशन ऊपर करके रखा है अपन ने, डबल वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। कितना है कमीशन? 820 टू कमीशन इनकम, ये उसके लिए इनकम है। एट ट्वेंटी, और वो बोलेगा बीइंग कमीशन ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड, ये कमीशन उसको एच लिमिटेड से लेना है। अब बिल का सवाल है तो डेट भी देख लो, काले ने कंसाइनमेंट 14 जुलाई को लिया और 3 महीने का बिल ले लिया। अब ये सब माल वाल बेचा कौन से महीने में? दिसंबर में। जुलाई अगस्त सितंबर, तो बीच में बिल तो ड्यू हो गया होगा, उस बिल का उसको पैसा भी देना पड़ेगा। अब वैसे तो बिल के बाद ही, सेल के पहले ही एक एंट्री आ जानी चाहिए यहाँ पर, इसको देना पड़ेगा बिल पेएबल को डेबिट। आप नीचे लिखो चलेगा, टू बैंक अकाउंट
ये 10,000 का बिल उसने एक्सेप्ट किया था जुलाई में, कहीं ना कहीं दिसंबर से पहले वो बिल एक्सेप्ट हो चुका होगा, वो कहीं ना कहीं की भी पक्की डेट लिख सकते हो, और अभी इसमें नहीं लिखी तो चलेगा। बीइंग बिल पेएबल हॉनर्ड, ये ऐसे याद आ गया तो लिख गया, मुझे नहीं लगता कि ये एंट्री ना लिखने से आपके मार्क वार्क कटेंगे, पर फिर भी अब पता है कि भाई बिल तो एक्सेप्ट किया था जुलाई में, बीच में सेल किया दिसंबर में, कहीं ना कहीं बीच में बिल को हॉनर कर दो, कमीशन भी हो गया, सब हो गया। काले ने 20 बेची थी जिसमें से 5 बाइसिकल के पैसे नहीं आए उसको, तो इसका मतलब उसके पास बाकी डेटर के पैसे आ गए, 15 डेटर के, तो काले एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 15 डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹205 ईच, ये पैसा आ गया उसको, 15 मल्टीप्लाइड बाय 205 3075, ये पैसा उसको मिल गया। टू कंसाइनमेंट डेटर्स 3075, 5 लोगों ने उसका पैसा डुबाया, ये उसकी डेट ही है। बीइंग ड्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर्स, 5 का उसका पैसा डूब गया, उसकी एंट्री पास करो ना, वो उसके लिए बैड डेट ही है, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5 डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹205 ईच, कितना होता है? चलो जागो, जवाब दो। 1025। 1025। बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड, और क्या, नाम तो दिया नहीं है किसी का, 5 लोगों ने पैसा नहीं दिया बेचारे का, क्या मिला उसको इतना धंधा करके, 820 रुपया कमाया, 1025 तो डूब गया खुद का। धंधा है तो रिस्क है तो इश्क है। दैट्स इट, हो गया सब, क्या करेगा, उसका फाइनल लेन देन तो बाकी है, हो गई। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी आल्सो, इतने सारे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। काले था कंसाइनी, कुछ छूटा हो तो बता दो, लिख लेते। गाइस एनीथिंग लेफ्ट? नहीं, तो चलो दैट्स इट, डन 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 करते हैं इसको, और क्या करें अब जीवन में। लास्ट क्वेश्चन है, कल देखेंगे इसको, और इस चैप्टर को क्या बोला? क्वेश्चन करना। आओ कर लेते हैं, ठीक है। आज का समझा क्या? तो कंसाइनमेंट पूरा क्लियर होते जा रहा है क्या वर्क के साथ आपके दिमाग में? क्लोजिंग स्टॉक। किसका क्लोजिंग स्टॉक बेटा? किसका क्लोजिंग स्टॉक? एच लिमिटेड का कि काले का? हेलो मिस क्लोजिंग स्टॉक, फिर से आओ माइक पे। का, काले का क्लोजिंग स्टॉक? काले का काम। हाँ? माल आया था कंसाइनर के, कंसाइनी के पास, तो आए हुए माल की उसने एंट्री की थी क्या? नहीं, वो उसका माल था नहीं, एच लिमिटेड का था। कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच भी गया तो प्रॉपर्टी किसकी है? एच लिमिटेड की। किसने रिकॉर्ड की? एच लिमिटेड ने। काले खुद का क्लोजिंग स्टॉक करके दिखा सकता है क्या वो? तो क्यों काले की बुक में क्लोजिंग स्टॉक याद आ रहा आपको? आना भी नहीं चाहिए, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ काले, तो काले विल नॉट रिकॉर्ड इट। क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको आप खुद ही कर लेना, फोटो मेरे से शेयर कर लेना, आंसर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये कंसाइनमेंट का चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं, और कल हम क्वेश्चन में डाउट है।
पूछ ले। उसमें आर क्या था वो रुपए? क्या डाउट है पूछ लो भाई। आर इंसॉल्वेंट हुआ है ना उसमें, हम्म। तो वो 50 पैसे दे सकेगा अपने को। हाँ तो वो तो फिर हमारे लिए लॉस हो गया वो कंसाइनमेंट का। हमें सब कुछ पूछना था। हम्म। तो हमें क्या करना है, आर से पैसे लेने थे, वो आएंगे नहीं, तो हम बैड डेट को डेबिट करेंगे और आर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आर का अकाउंट क्लोज कर देंगे, काम खत्म। हमारा कंसाइन ही इंसॉल्वेंट हो गया ना, हमने उसको माल बेचा, उसने हमारा माल बेचा, हम हमको आर से पैसे लेने थे, आर ही उखड़ गया, तो ये तो लॉस हो गया, तो ये तो बैड डेट हो गया, तो बैड डेट को डेबिट करेंगे और आर हमारा जो कंसाइनी है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आर का अकाउंट क्लोज करेंगे, बात खत्म। समझी बात। हाँ सर। ऑल राइट गाइज, यू आर वेरी फैंटेस्टिक स्टूडेंट, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बस मैं ये चाहूंगा, दिक्कतें कुछ भी आए, लॉकडाउन रहे ना रहे, कोरोना आए जाए, चाहे कितना भी समय मुश्किलें रहे, पढ़ाई करते रहेंगे, दिल लगा के पढ़ना है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमारी अगर इच्छा पढ़ाई करने की है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि हम जूम पे पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, हम गूगल मीट पे पढ़ रहे हैं, हम क्लास में आके पढ़ रहे हैं, किसी चीज का कोई परिणाम आप पे होना नहीं चाहिए, सारी सुविधाएं हैं। लॉ परमिट करता है तो हम क्लासरूम लेक्चर्स भी लेंगे, नहीं परमिशन है तो हम लाइव ऑनलाइन देंगे, उसके बाद आपके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, हर फैसिलिटी आपको मिलती रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से दूर मत जाना, फोकस अपना बनाए रखना है, अपना माइंड सेट क्लियर रखना है, बनना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है लाइफ में, और एक ही रास्ता है सीए बनने का, वो है पढ़ाई में इंटरेस्ट। द मोमेंट यू लूज द इंटरेस्ट इन स्टडी इज द मोमेंट यू शुड डिसाइड नॉट टू परस्यू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ये कोर्स में सफलता का एकमात्र मंत्र है इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, बना रहना चाहिए, कोई कमी नहीं रखेंगे अपन, आपको एक्सप्लेनेशन देने में, आपके डाउट को क्लियर करने में मोटिवेशन बनाए रखो। दिक्कतें देखो ये जो आती है ना, क्लास चालू होते बंद होते, चालू होते बंद होते, ये चैलेंजिंग है, ऐसा समय जीवन में मैंने नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा, पर ये हमारे कंट्रोल के बाहर की सिचुएशन है। तो बस ये मानो कि आखिरी तक भी ऑनलाइन पढ़ना पड़े तो भी चलेगा, पर हम पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे, डाउट पूछेंगे, क्लास में एक्टिव रहेंगे। जितना एक्टिव आप ऑफलाइन क्लास में रहते हो उतना ही एक्टिव आपको ऑनलाइन क्लास में भी रहना है ना। अपना लिखित ऑनलाइन क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मजाक मस्ती नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको लगे कि सर बहुत हेवी हो जा रहा है कॉन्सेप्ट, चलिए थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, अपना माइक ऑन कीजिए, अपना कमेंट पास कीजिए, यू आर ऑल आर वेलकम। बस ये डिस्टर्ब ना हो क्लास, इसका ख्याल रखिए। बाकी ये जो फीलिंग है रियल क्लास की, ये ऑनलाइन में भी लानी है हमें, और कोशिश करो आप भी अपने कैमरा ऑन रखो, अपने अपने एक्सप्रेशंस के साथ। हाँ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, अपने फेस के साथ। और बहुत लंबा अगर ऑनलाइन ही पढ़ना पड़े तो क्या करोगे, थोड़ा सा एक्टिवनेस आना चाहिए, एटलीस्ट अपने कैमरेज ऑन रखो। मैं अभी कंपल्शन नहीं कर रहा हूँ, पर एक समय जरूर मैं बोलूंगा कि यस भाई, गूगल मीट पे यू हैव टू कम लाइव लाइक अ रियल लाइफ लाइव। तो मैं भी तो ये देखो कि सच में लेटे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी नॉमिनल यहाँ पे अटेंड करके फोन चार्जिंग पे लगा के चले गए पॉपकॉर्न खाने। तो ये मेरी डिमांड आपसे रहेगी आने वाले समय में कि हम विद कैमरा पढ़े। अभी मैं सर, इसलिए, मेरा खुद का कैमरा इसलिए बंद रखा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इसकी, वो तो एक कैमरा वहां चल रहा है जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये जो मेरा मशीन है ये अभी इतना सपोर्टिव नहीं है कि बहुत सारा प्रेशर ले सके, फिर बीच बीच में हैंग होता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा एक अच्छा मशीन खरीदूं, एक गेमिंग लैपटॉप लाऊं जिसमें मैं आपके लिए लेक्चर्स लूं, ताकि उसका प्रोसेसर इतना स्ट्रांग रहे कि सब कुछ हैंडल हो और बिना दिक्कत के हैंडल हो। हाँ रुचि, आप कुछ बोल रहे थे। लॉ और इकोनॉमिक्स फाउंडेशन का कब शुरू होगा? मैं खुद करूंगा, डोंट वरी, दैट इज माय जॉब, मैं करता हूँ। पहली प्रायोरिटी तो ये आपको, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे जाने वाली है उसको स्टॉप कर देता हूँ, हम डिस्कस करते हैं फॉर्मली। इसको कर देता हूँ मैं